हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज था क्लास 12th का पेपर और सब्जेक्ट था इंग्लिश। इनको आया था सेट ए। तो जिनको भी सेट ए आया है, हम उन्हीं का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर था आपका, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं कैसा क्या रहा आपका पेपर। और रीडिंग पैसेज कमाल का था इसके अंदर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर थे। तो फर्स्ट जो आपका सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में अगर हम यहाँ देखें तो आपको एक यहाँ पर पैसेज दिया था, जिसको आपको बहुत केयरफुली रीड करना था और कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस देने थे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे। सो ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये दिया गया है कि क्यों हमें एक एडल्ट डॉग एज अ पैट रखना चाहिए और क्यों हमें पपीज को अवॉइड करना चाहिए रखने के लिए घर के अंदर। पूरा पैराग्राफ ये बोलता है कि एडल्ट डॉग जो होते हैं वो ज़्यादा टैम्ड होते हैं, मतलब ट्रेंड होते हैं। पपीज़ को रखने के लिए ज़्यादा हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। और नॉर्मली वो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ था। तो आई होप आपने इसको रीड करके अटैम्प्ट किए होंगे। हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जहाँ जहाँ हमें लगेगा हम ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो था वो ये पूछता है आपसे कि ऑथर अपेरेंटली थिंक दैट पपीज आर, क्या सोचते हैं कि पपीज क्या होते हैं एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग। हार्ड वर्किंग होते हैं, फ्रेंडली एंड प्लेफुल होते हैं, नॉट एज प्लेफुल एज एडल्ट डॉग होते हैं, नॉट एज क्यूट एज एडल्ट डॉग होते हैं। तो देखो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेंडली एंड प्लेफुल होते हैं, उनको ऐसा लगता है ना। तो इसी की वजह से हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम नॉर्मली हमारे गली में भी अगर पपीज़ देखते हैं तो जो छोटे छोटे पपीज़ हैं उनको देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, उनको उनके साथ प्ले करने लग जाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिहेव एज एप्लीकेबल टू दिस पैसेज। तो बिहेव का मतलब है एक्ट, है ना, कि कैसे उनको एक्ट करना चाहिए गेस्ट के सामने। तो ये कब होगा? जब उनको टैम्ड किया जाएगा, जब उनको सिखाया जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। द अबव पैसेज स्पीक ऑफ, जो पूरा पैराग्राफ है अपना, है ना, पैसेज जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है हाउ पपीज डू नॉट मेक गुड पैट्स। मतलब पपीज एक गुड पैट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पपी लेके आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको सिखानी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक एडल्ट डॉग लेके आते हैं तो वो ऑलरेडी क्या होता है, थोड़ा बहुत टैम्ड होता है। तो जनरली हमको एडल्ट डॉग को प्रिफर करना चाहिए इंस्टीड पपी। ये पूरा पैसेज बोलता है हमको। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हमको सिनोनिम बताना है रिलैक्स का, पर्यायवाची बताना है। तो रिलैक्स का पर्यायवाची मतलब सिनोनिम जो था वो था रेस्ट, है ना, रेस्ट है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन द अबव पैसेज द फ्रेज ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन यूज टू। जो एक वर्ड आया है ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड का यहाँ जो निकल के आ रहा है, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब अपोजिट कोई चीज़ आप जब बोलते हो तो आप किसका यूज़ करते हो? ऑन द अदर हैंड फ्रेज का यूज़ करते हो। और इसका मीनिंग था कॉन्ट्राडिक्ट प्रीवियस इंफॉर्मेशन। जब पहले वाली इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ दूसरे सजेस्टिव पॉइंट्स बताने हैं, कॉन्ट्रडिक्ट पॉइंट अगर आपको बताने हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। Sixth question है, the author says many adult dogs spend a lot of time in the pound and some never find good homes. So ऐसा ये जो बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और फिर आपको बताया कि based on the passage why is this most likely, ऐसा क्यों है? तो देखिए इसके अंदर जो मोस्ट करेक्ट आंसर है इसका कि पीपल जो हैं यहाँ पर, पीपल अंडरस्टैंड, पीपल थिंक्स दैट पपीज आर क्यूट। दिस इज द मोस्ट करेक्ट। पीपल थिंक दैट पपीज आर क्यूट एंड प्लेफुल एंड डू नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ मच वर्क इट विल टेक टू ट्रेन दे। देखो यहाँ पर मोस्ट लाइकली पूछा है कि क्यों, मतलब उसको प्रेफर करने की कोशिश करते हैं ना। जबकि पैसेज ये बोलता है कि जो पपीज़ है, पपीज़ को बहुत इजीली मिल जाते हैं घर रहने के लिए। और हमको एडल्ट डॉग को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उनको कभी भी एक अच्छा घर नहीं मिल पाता रहने के लिए। क्योंकि जब आप भी कभी पपी लेने जाओगे, सॉरी डॉग लेने जाओगे, तो आप अगर वहाँ पपी वगैरह देखेंगे तो आप डॉग की बजाय क्या लेके आ जाते हैं? पपी को लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल और फ्रेंडली होते हैं।
तो पहला तो हम नहीं इसमें एग्री करेंगे, पीपल सी एडल्ट डॉग एज अनहैप्पी एंड डेंजरस, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर बी वाला बोल रहा है कि पीपल अंडरस्टैंड दैट मोस्ट एडल्ट डॉग स्टिल नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, कि ये बोल रहा है कि एडल्ट डॉग जो है उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग की नीड होती है, तो ऐसा भी नहीं था। वो मोस्टली क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं। फिर सी ये बोल रहा था कि पीपल डू नॉट वांट टू गेट अ डॉग दैट डज नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट टू लिव, ऐसा भी नहीं है। ये वाली बात भी कहीं पर भी पैराग्राफ में नहीं हुई थी। सो दिस इज द करेक्ट, पीपल ये सोचते हैं दैट puppies are cute and playful and do not always think about how much work it will take to train them। उनको puppies ज़्यादा cute and playful लगते हैं और उस चक्कर में वो ये नहीं सोचते कि उनको ट्रेन करने में कितना टाइम लग जाएगा। देन सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको पैसेज के अंदर मिली है, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट समवन हु ओन्स अ पपी मस्ट बी वेरी, अगर जो पपी रखना चाहता है तो उसको क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वही एक पपी रखना मतलब एक छोटे बच्चे को साथ में रखना है, इस तरह की चीज़ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इट इज़ ईजियर टू टेक केयर ऑफ एडल्ट डॉग दैन पपीज़, मतलब एडल्ट डॉग का केयर करना ज़्यादा ईजी होता है लेकिन पपी का नहीं होता। तो देखो यहाँ पर जो आंसर्स हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस इस तरह से दिए गए थे कि जो जिसके साथ लाइक करके जाएगा, मतलब अगर पेयर में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं, इस तरह से है ये है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शन, पपीज नीड टू लर्न हाउ टू वॉक वेल ऑन अ लीश। तो ये चीज़ है कि पपी को हमको सिखाना पड़ता है कि लीश मतलब पट्टा होता है ना जो गले में बांधा जाता है, उसको लेके चलना और सिखाना पड़ता है कि कैसे चलना है उसके साथ में। एडल्ट डॉग हैव लेस एनर्जी देन पपी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। इट इज़ हार्डर फॉर एडल्ट डॉग टू फाइंड अ होम दैन इट इज़ फॉर पपीज़। देखो यहाँ पर ये बातें तीनों करेक्ट लिखी, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है कि ईजियर क्यों होता है केयर करना एडल्ट डॉग का देन पपी से। तो इसके अंदर सिर्फ दो चीज निकल के आ रही है, फर्स्ट और एक सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये कहाँ पर आ रहा है, ये बी वाला। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, ये पूछता है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पपीज हैव लॉट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। पपीज नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, ये भी सही है। एडल्ट डॉग डू नॉट नीड टू ईट वेरी मच, दिस इज ऑल्सो राइट। देन डी कह रहा है कि एडल्ट डॉग्स डू नॉट लाइक टू प्ले, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दे लाइक टू प्ले बट वो आपका मूड भी चेक करते हैं कि इन विच मूड यू आर, है ना, ये बात हुई थी इसके अंदर। तो दिस इज फॉल्स, है ना, कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता प्ले करना, उनको भी प्ले करना पसंद होता है। टेंथ क्वेश्चन कहता है कि विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग दैट इज हाउस ब्रोकन। सबसे पहले तो हाउस ब्रोकन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाउस ब्रोकन का मीनिंग होता है कि ऐसा टैम डॉग जिसे सिखाया गया है कि बाहर जाके हमको यूरिनेट करना, मतलब अगर आपको टॉयलेट जाना है, मतलब अगर डॉग को टॉयलेट जाना है तो घर में ना करें और बाहर जाके वो क्या करे, यूरिनेट करे। तो ये वर्ड का मीनिंग ये होता है टू यूरिनेट आउटसाइड। तो देखिए इन चार ऑप्शंस में से क्या बोल रहे हैं, ये सारे डॉग की कंडीशन बता रहे हैं कि स्पॉट गोज आउटसाइड टू यूज द बाथरूम, रेक्स ऑलवेज ब्रेक्स थिंग्स इनसाइड द हाउस, मफिन chews on people's shoes, रोवर नेवर जम्प्स ऑन गेस्ट। तो आप मुझे बता दीजिए, आप खुद ही यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये। यस, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको था रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक बहुत प्यारा सा पैराग्राफ दिया था जो रिलेटेड था पॉल्यूशन पे, और आपको करनी थी नोट मेकिंग और उसका एक सुटेबल टाइटल भी देना था। तो जैसे कि हम जब भी रीड करते हैं तो हम कीवर्ड्स पर ध्यान देते हैं, जनरल क्या टॉक करा जा रहा है पैसेज के अंदर उसको हम निकालते हैं और वही आपका क्या निकल जाता है, टाइटल। फिर हम उसको थोड़ा सा 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं कि पहले पॉइंट्स में कि किस चीज़ के बारे में बात करिए। फिर अगर देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दे रखा है तो आप टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सेकंड पॉइंट्स बना सकते थे, उसके अंदर डाल सकते थे। पॉल्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम क्या है वो आप डिस्कस कर सकते थे, है ना। इस तरह से आपके 3 पॉइंट्स और फिर उसके अंदर आपके सब पॉइंट्स बना लिए होंगे आपने। और येस, आपने लास्ट में एब्रीवेशंस लिखने नहीं भूले होंगे। एब्रीवेशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो भी काउंट होते हैं इस 4 मार्क्स के अंदर, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अब आपकी राइटिंग स्किल्स।
बी सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है यहाँ पर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। आपको ऐड बनाना था, क्लासिफाइड है ना। दो तरह के ऐड होते हैं, कमर्शियल एंड क्लासिफाइड। तो क्लास 12 को जितने भी ऐड आते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, मतलब ब्रीफ होते हैं। शॉर्ट में हमको उसकी क्या करनी होती है, एडवर्टीजमेंट करनी होती है। तो हाउस होल्ड मतलब घरेलू सामान आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि आपके पापा का क्या हो गया है, दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गया है। तो कौन कौन से गुड्स आप सेल करना चाहते हैं, वो कैसी कंडीशन में हैं, और आप मिनिमम या मैक्सिमम क्या चार्ज करेंगे उसके ऊपर, और कैसे आप इस चीज़ को उन तक पहुँचाएँगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको ऐड करनी है। और साथ ही साथ वारंटी पीरियड, ये चीज़ आपने ऐड करी होगी। कलर, सब मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें बताई होंगी उसके अंदर। अब हाउस होल्ड चीज़ में क्या-क्या बातें हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, बेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना? और फिर लास्ट में हमको कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस लिखना था। ये नहीं किया होगा तो आपने पोस्टर किया होगा जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स पे होगा। से नो टू ड्रग्स आप इसको कह सकते हैं, है ना। इजीली बन गया होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि यू आर सोमनाथ सक्सेना रिसाइडिंग एट N33 सर्वोदय नगर सांची। Write a letter to the editor of the local newspaper informing about the insanitary condition of your colony। मतलब आपकी कॉलोनी जो है वहाँ की कंडीशन है ना, अच्छी नहीं है, अनहाइजेनिक है ना। तो हाइजेनिक नहीं है, उसके बारे में आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर वाले को, और उसको बता रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, ताकि वो इस पॉइंट्स को हाईलाइट करे अपने न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका एड्रेस और जिसको आप लिख रहे हैं सब कुछ दिया हुआ था, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने फॉलो किया होगा, और इस पे आपने लेटर बना लिया होगा 4 मार्क्स का। ये नहीं किया होगा तो आपने ये किया होगा, यू आर अजय दुबे लिविंग एट दुर्गा कॉलोनी गुना, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग हिम सजेशन अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। आप उसको सजेशन दे रहे हैं कि नीट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो आपको यहाँ पर कुछ दिए थे इनपुट्स, और इन इनपुट्स को यूज़ करते हुए आपको क्या लिखना था, एक पैराग्राफ लिखना था। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं ये एक तरह के हिंट हैं, इन हिंट को यूज़ करते हुए आपको एक राइट अप पूरा प्रोड्यूस करना था इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स पे, है ना। ये नहीं किया है तो आपने ये किया होगा, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। देखिए कितनी कमाल की बात है। अगर जिन जो भी बच्चों ने ना पॉल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज ये किया होगा ना, तो आसानी से आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा नोट मेकिंग से। तो भैया अगर आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं तो यहाँ पर ध्यान दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 अभी हम पढ़ के आए हैं उधर ऊपर, पॉल्यूशन पे ही तो था, वहाँ से आइडिया लेके लिख ही लिया होगा आपने। मतलब जो यहाँ पर पूछा है 4 नंबर में वो ऑलरेडी दिया है उधर, तो वहाँ से आइडिया लेके भी लिखा होगा तो कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम ग्रामर पे, सेक्शन सी जो ग्रामर है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 जो फिल इन द ब्लैंक के मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी। दो ही इज रिच येट ही सेड, मतलब वो रिच है फिर भी वो क्या है, सैड है। हिज ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, है ना। यहाँ पर एट आएगा, इन नहीं आएगा। एट इसलिए आएगा क्योंकि आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में क्या है, अच्छे हैं, है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पर एट को एग्री करना पड़ेगा। वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ऑट, आपको पता है ना ऑट टू पेयर में चलता है, तो ब्लैंक के बाद टू आ रहा है तो आपको क्या एग्री करना पड़ेगा, ऑट, है ना। शुड और मस्ट के बाद कभी भी टू नहीं आ सकता। ही इज डैश आर जे, आर जे अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो अ का साउंड पहले आ रहा है और ये है वोवल साउंड, तो यहाँ हम एग्री करेंगे एन को। यू विल लैंड मी डैश मनी प्लीज, तो यहाँ पर आंसर है सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है। अगर यहाँ पर सम नहीं दिया होता तो आपको यहाँ पर मच लिखना पड़ता, अगर कुछ और ऑप्शन दे दिया होता, सम नहीं दिया होता तो मच दिया होता आपको। ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, कोई भी हाथों से लिख सकता है, मतलब वो दोनों हाथों से लिख सकता है, तो ईदर इज करेक्ट वन। चलिए
चलिए डू एस डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एनी 5 अटेम्प्ट करना था। फर्स्ट है शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। देखिए आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को नेगेटिव ही बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कुछ वर्ड्स हैं तो उनके अपोजिट वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेंगे। तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा शी नेवर कम्स लेट। यहाँ पर ऑन टाइम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट। तो शी नेवर कम्स लेट, तो उसका ऑपोजिट क्या है, उसका ऑपोजिट यही है ना कि शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या हुआ कि आपने इसका मीनिंग भी चेंज नहीं किया और नेगेटिव भी हो गया। नेगेटिव वर्ड क्या है, ये नेवर। नेवर यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, भी हो गया है ना। तो he did not teach English, he did not teach mathematics। सेकेंड क्वेश्चन, he did not teach English, he did not teach mathematics। तो यहाँ पर आ जाएगा he neither taught English nor mathematics। फिर आपसे पूछ रहा है कि थर्ड सेंटेंस में कि the boy said to me I know you, change into indirect speech। indirect speech में यहाँ पर चेंज करना था। तो देखिए पहले इसको आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, फिर हम इस पे चलेंगे। ये तो स्पीच है जो किसने बोली है, द बॉय ने। तो सेंटेंस क्या तो हो जाएगा, द बॉय टोल्ड मी दैट ही न्यू मी। इस तरह से हो जाएगा। अब ये न्यू क्यों हुआ और ये ही क्यों हुआ, क्योंकि ये द बॉय ने स्पीच बोला है। तो ये आई जो प्रोनाउन है ये किससे चेंज हो जाएगा, ही प्रोनाउन से चेंज हो जाएगा, है ना। और यू किससे, क्योंकि ये मी किसके बारे में था, यू के, ये जब वो बोल रहा है उसकी स्पीच है, ये बॉय की स्पीच है, तो बोला तो मी के बारे में है, तो पीछे जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटेंस में आप सेकेंड वाले सेंटेंस में टेंस इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि पहला टेंस आपका पास्ट टेंस है, तो ये भी क्या होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। एंड जब भी आप स्पीच चेंज करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ध्यान से, प्रेजेंट टेंस है तो किस में जाएगी, पास्ट टेंस में। और प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट डन इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज़ नॉट बीन डन बाय मी, इट हैज़ नॉट बीन डन बाय मी। यहाँ पूछा है कि ये अंडरलाइन जो है ये कौन सा क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर आपसे पूछा था कि नो सूनर डिड द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन इन लोगों ने गलती से लग गया होगा, कोई बात नहीं। तो री राइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। एज सुन एज से जब हम बनाएंगे, सबसे पहले तो एज सुन एज के साथ देन नहीं आता, ये ध्यान रख लेना। नो सुनर के साथ में देन चलता है। एज सुन एज के साथ में जब आप लिखते हैं पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जैसे ही आएगा वहाँ लगेगा कॉमा। और क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में डिड था, तो जैसे ही आप डिड हटाओगे तो जो ये वर्ब्स हैं ये सेकंड फॉर्म में चली जाएंगी। तो राइज का क्या हो जाएगा, रोज, और डिसअपियर का क्या हो जाएगा, डिसअपियर्ड। और सेंटेंस बन जाएगा एज सुन एज द सन रोज कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। ओके, ये थी आपकी ग्रामर। सेक्शन डी जो था वो टेक्स्ट बुक से था, डीप वाटर का पैराग्राफ था ये। तो इसको रीड करके हमको फाइंड आउट करना था। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज आई इन द अबो लाइंस। तो विलियम डॉगलास, है ना, वही बोल रहे हैं सारी बात। व्हाट डज द वर्ड ट्रेचरियस मीन्स, इसका मतलब है डेंजरस, है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस रिवर थी वो, है ना। या इस रिवर का नेम यहाँ पर दिया भी है, देखिए, याकिमा रिवर। ओके, तो इस रिवर की बात हो रही है, याकिमा रिवर की, जो ट्रेचरियस थी, और इसका मतलब है डेंजरस। Then how was YMCA pool safer? For it had shallow water to learn swimming। क्योंकि यहाँ इस पूल में जो पानी था, पानी की जो गहराई थी इनिशियल स्टेज वाली वो थोड़ी कम थी, तो यहाँ पर इजी था सीखना स्विमिंग। Why did the author go to YMCA pool to learn swimming? Because it was safer। सेफर था इसलिए। What did the author's mother warn him against? जो मदर थी उसने उनकी मदर ने उनको क्या वॉर्न किया था, है ना, किस चीज़ के बारे में वॉर्न किया था। देखो, डेंजर ऑफ स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं, डेंजर ऑफ YMCA पुल नहीं, ये गैंगर नहीं है, यहाँ पर डेंजर आएगा, है ना। तो यहाँ पर डी है, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये डेंजर होना चाहिए। डेंजर ऑफ द याकिमा रिवर, इस चीज़ के लिए वॉर्न किया था उनको। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नाउ ही विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second
एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच। तो ये पूछी हैं लाइंस, और पूछी हैं कि ये लाइंस कीपिंग क्वाइट की है, लेकिन उसका राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो पैब्लो नेरुदा है ना। फिर व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू बी, क्या चाहते हैं वो, अरे कुछ नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि आप बस चुप, थोड़ी देर चुप बैठें और इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें और देखें कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना, पोएट के अकॉर्डिंग हमको चुप क्यों रहना चाहिए, पीस अटेंड करने के लिए, ब्रदरहुड को मेंटेन करने के लिए, साइलेंस मेंटेन करने के लिए, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, समझ ही गए होंगे कौन सा है, द टाइगर किंग का है ये पैराग्राफ। तो आपसे ऑथर पूछा है, तो ऑथर है इसका, पहला क्वेश्चन में पूछा है ऑथर, तो ऑथर इस कल्कि। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, कैसे वो बड़े किए गए थे, तो बड़े शान शौकत से, रॉयली, है ना, ये लिखेंगे हम इसके अंदर। एट व्हाट एज ही हैंडेड हिम इन थ्रॉन, तो 20 साल के थे जब उनको शासन मिल गया था। What does the sentence so nothing but English film mean? So nothing but मतलब वो कुछ और नहीं देखते थे, बट ज़्यादातर क्या देख के बड़े हुए, इंग्लिश फिल्म्स देख के बड़े हुए। तो डिड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट, मतलब क्या देखते थे, मोस्टली इंग्लिश फिल्म्स देखते थे। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 से आपके टेक्स्ट बुक्स और आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। आई होप आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि आपको बोला है कि 30 वर्ड्स में लिखना है, एनी 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं, आपने अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट करे होंगे। ये मैं डिस्कस आपसे नहीं करूँगी कि आपने अपनी लैंग्वेज में कुछ और अपने तरीके से लिखा होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 भी यही कहता था आपको, यहाँ पर एनी 3 आपको अटैम्प्ट करने थे, 30 वर्ड्स में ही लिखने हैं ये भी आपको, जो कि मोस्टली आपकी पोएम्स से थे। पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करके जाइए, है ना, अच्छी होती हैं, स्कोरिंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी 30 वर्ड्स का था, लेकिन यहाँ पर एनी 2 अटैम्प्ट करना था, ये आपका था सप्लीमेंट्री बुक से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स बढ़ा दिए हैं और तो नंबर भी बढ़ गए हैं, कोई भी एक अटैम्प्ट करना है ना। डीप वाटर, द रेड ट्रैप, द इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे। फिर आपको सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, 3 मार्क्स का आता ही है मैक्सिमम, है ना। तो इसको तो आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड, दीज आर वेरी गुड पोएम, मदर एट 66, ये सारी अच्छी अच्छी हैं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपका था, अगेन 75 वर्ड्स में पूछा था, ये भी 3 मार्क्स का था। तो आई होप आपने ये अटैम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पर हमारा जो पेपर है क्लास 12 का वो फिनिश हो गया है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपने एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। जल्दी मिलते हैं 11th पेपर के साथ में। थैंक यू।